पिछली क्लास में कहाँ तक? पिछली क्लास में हमने डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया था, है ना? डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में. दैट वाज द लास्ट टॉपिक. तो आज वी विल बी स्टार्टिंग विद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, तो हेडिंग डालो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स. जस्ट अ सेकंड. हेडिंग लगाओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स. हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे लास्ट क्लास. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया था ना? हाँ मैम, हो गया था. ठीक है, ठीक है मैम, लेकिन हमारा एक चीज रुका हुआ, मतलब छूटा हुआ है मैम. हम समझ रहे हैं. वो फर्स्ट चैप्टर का तुम वो बता रही हो ना, सीड वगैरह वाला बता रही हो ना? हाँ, और वो भी मैम जो आप बोली थी रनर्स ट्यूबर्स, वो सब का डेफिनेशन लिखवा देंगी, लेकिन आप लिखवाई नहीं. ठीक है, हम लिखवा देंगे, लिखवा देंगे. ओके, हेडिंग लगाओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स. ओके, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे थे मैम? क्योंकि वो मेल गैमेट फ्यूज कर रहा था. ये एक वो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा था और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा था, इसलिए हम लोग उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे. ठीक है, ठीक है. एक तो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो वो हो गया सिनगैमी. और एक फर्टिलाइजेशन जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा था, एंड दैट फर्टिलाइजेशन वाज नॉट सिनगैमी. उस फर्टिलाइजेशन को क्या नाम दिए थे? दैट वाज नॉट सिनगैमी. उसको क्या बोले थे हम लोग? उस फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन बोले थे. ट्रिपल फ्यूजन. यस मैम, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों मिलकर के डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. ठीक है, चलो. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों का पीईएन बना था, राइट? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. इससे फर्दर बताए थे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा और उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में लिखो एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म लिखो और उसके अंदर लिखो द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. The primary endosperm cell divides repeatedly and forms कौन सा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे? मैम माइटोसिस. मियोसिस कैसे होगा? गेमीट थोड़ी बनाना है. आधा कैसे? माइटोटिक डिवीजन. माइटोसिस. तो divides repeatedly and forms माइटोसिस. ठीक है, and forms ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ओके,
The primary endosperm cell divides repeatedly and forms triploid endosperm tissue. सेल अपना अमाउंट बढ़ाता है, बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, आगे लिखो. This tissue has cells. This tissue has cells. This tissue has cells. This tissue has cells which contain reserve food material, which contain reserve food material, which contain reserve food material, which contain reserve food material for nutrition of developing embryo. For nutrition of developing embryo. देखो, मेल गेमीट जहां पे एग सेल के साथ फ्यूज हुआ था, मेल गेमीट जहां पे एग सेल के साथ फ्यूज हुआ था, वहां पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ, राइट. मेल सेल जहां पे एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, वहां पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ. अब उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, है ना, उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होना है इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. तो उस डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ खाने पीने की जरूरत है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए. वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो वो न्यूट्रिशन मिलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? तो एक मेल गेमीट जो था वो जा करके एग सेल के साथ कंबाइन हो गया था, जिससे कि एक ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था. दैट इज नोन एज द एंडोस्पर्म सेल. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू, सेकेंडरी एंडोस्पर्म सेल और टिश्यू नहीं आ रहा है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ था, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, फिर टिश्यू बना. तो इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है. और ये जो टिश्यू है, ये कैसे सेल से बने हुए हैं? उन सेल से जिनमें की न्यूट्रिशन, रिजर्व फूड मटेरियल भरा पड़ा है. पैरेन्काइमेटस सेल्स के मैम. हाँ, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, क्योंकि इनमें फूड स्टोरेज हो रहा है, तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होने चाहिए. ठीक है, Yes, ओके, ma'am. समझ रहे हो? तो ये न्यूट्रिशन कंटिन्यूअसली एंडोस्पर्म से जो न्यूट्रिशन है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को मिलता है, और इसी न्यूट्रिशन को यूज करके एम्ब्रायो जो है वो बड़ा होता है, वो डेवलप होता है. ओके, ठीक है. Yes, ma'am. इसी में नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. इसी में नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. यहां पे लिखो द PEN. PEN stands for Primary endosperm nucleus. Yes, the PEN undergoes successive nuclear division. Successive nuclear division, एक के बाद एक nuclear division. Okay, successive nuclear division. The PEN undergoes successive nuclear division. PEN undergoes successive nuclear division to form free nuclear endosperm. Free nuclear endosperm. अभी एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है. ठीक है, लिख लो पहले. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, and later the cell wall is developed, and later the cell wall is developed, and later the cell wall is developed.
and the endosperm becomes cellular. And the endosperm becomes cellular. एक पॉइंट लिखो, कोकोनट में जो वाटर होता है that is free nuclear endosperm. Yes, free nuclear endosperm. Whereas जो हम लोग खाते हैं ना, व्हाइट कलर का पार्ट जो हम लोग खाते हैं, that is known as the kernel. Okay, स्पेलिंग देखो, KERNEL, kernel. ये जो कर्नल होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, यहाँ पे लिख लो व्हाइट, ताकि याद रहे कि खाने वाले पार्ट को बोलते हैं कर्नल. तो द व्हाइट कर्नल दैट वी कंज्यूम, दैट वी ईट, इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है, बस इतना लिखो, फिर आई विल एक्सप्लेन. सेल्यूलर एंडोस्पर्म. किसी का कोई रह तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया ना ऊपर, स्लाइड ऊपर नीचे करने बस एक लाइन ऊपर कर देना. करें? एक लाइन को. ठीक है पुष्कर. हाँ ठीक. हो जाए तो बताना फिर. हो गया मैम मेरे तो. ओके, बाकी लोग आगे बढ़े. डन मैम. चलो, आई विल टेक अ स्मॉल स्पेस. वैसे एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस हम ड्रॉ किए हैं, जो अंदर रेड डॉट देख रहे हो, दैट इज द न्यूक्लियस. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, इसमें सक्सेसिव डिविजन्स हो रहा है. सक्सेसिव डिविजन्स होना मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, राइट, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बढ़ता जाएगा, डबल होता जाता है ना. तो न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस जो है, उसका डिवीजन हो रहा है, पर कहीं भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, पर कहीं भी सेल वॉल का फॉर्मेशन तो नहीं नजर आ रहा है. ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियस बन गया तो सेल वॉल भी बन गया और सारे अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गए. ऐसा तो नहीं हो रहा है. दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दिस इज फ्री न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ठीक है, पर सेल वॉल का फॉर्मेशन कहीं नहीं नजर आ रहा. जब बहुत सारे न्यूक्लियस जमा हो जाते हैं एक सेल के अंदर, जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम कंडीशन. ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम. अब जब एक बार बहुत सारे न्यूक्लियस जमा हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए किसी सेल के अंदर, तो उस सेल में धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. और सेल वॉल का फॉर्मेशन होने का मतलब कि ये सारे सेल्स, सारे न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गए. तो बेसिकली अब यहाँ पर 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया. क्यों 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया? क्योंकि सबके पास सेल वॉल आ गया. सेल वॉल का काम क्या होता है? एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड करना. तो पहले सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, तो हम बोल सकते हैं कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे. पर जैसे ही सेल वॉल का डिपोजिशन हो गया, तो सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, अलग अलग सेगमेंट्स में चले गए, और हर एक सेगमेंट को हम इंडिविजुअल सेल बोल सकते हैं. ठीक है, समझ रहे हो? मैम कोकोनट में भी ऐसे ही होता है ना? हाँ, कोकोनट में जो वाटर होता है ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. वहां पे सेल प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. पर मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंसीशियम होता है. हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है.
और कर्नल जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं, व्हाइट पार्ट जो होता है जिसको खाते हैं, वो जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। उसमें भी इनिशियली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा था, पर क्योंकि उसमें सेल वॉल आ चुका है तो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाता है। मैम मतलब मल्टी न्यूक्लियस रहेगा तो सिंसीटियम, और अगर उसमें सेल वॉल फॉर्म कर गया तो क्या बोलेंगे? तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओ ठीक है मैम। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है समझ में? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं मैम। नहीं ना? चलो ओके। आज बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, क्या बात है? कोई स्कूल एग्जाम, कोई कुछ वैसा कुछ चल रहा है क्या? मैम कौशिक तो गया है मैम अपने नानी के घर, इसीलिए अच्छा नहीं हाँ, आया। कौशिक कल भी लाइव क्लासेस में भी एब्सेंट था। यामिनी, श्रद्धा, विशाल, ऋतु, स्वाति, सृष्टि, पुष्कर, निशा, नगमा, मुस्कान, दीक्षा, देवर्घ्य। चलो आगे बढ़े फिर। यस मैम। अब इस चैप्टर में ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है? ज्यादा बहुत कुछ बचता नहीं है इस चैप्टर में, तो जो भी सेगमेंट्स है खत्म करते हैं। आज शायद ना हो पाए खत्म, एनीवे नेक्स्ट क्लास में तो पक्का से हो जाएगा। ओके, एंडोस्पर्म हुआ। एंडोस्पर्म में एक और पॉइंट लिखना है कि कब एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, कब पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, एंडोस्पर्म is either endosperm is either completely consumed by endosperm is either completely consumed by the embryo. Endosperm is either completely consumed by the embryo. Example, bracket में example लिखो, pea and groundnut. Pea and groundnut. I'll explain this point. पहले लिख लो. Pea and groundnut. Okay. Before seed maturation, or it may persist in mature seeds, Example, castor and coconut. Okay, and may be used during seed germination. And may be used during seed germination. ठीक है, लिखो इसको, इस बात को लिखो। हो जाए तो बताना। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पी एंड ग्राउंडनट और कैस्टर एंड कोकोनट जो एग्जांपल्स है यहाँ पे, कि कब एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कब द एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में।
मतलब हर कुछ साल पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि नीट में बार बार पूछा जाता है कि कब एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, कब एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो ये एग्जांपल्स पे थोड़ा ध्यान देना। ओके मैम अभी मत मिटाइएगा, मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, हम नहीं मिटा रहे हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं बस। ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या काम है? एंडोस्पर्म का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है? एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन एम्ब्रायो प्रोवाइड को। कर रहा है। तो एम्ब्रायो में डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रायो डेवलप हो करके सीड बनाता है। ठीक है, एम्ब्रायो में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है ना तो एम्ब्रायो सीड का फॉर्मेशन करता है। ओके, एम्ब्रायो जो है इसके पास फूड, सॉरी एम्ब्रायो नहीं, एक स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म जिसके पास फूड प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म के पास फूड प्रेजेंट है। तो जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है सीड में, तो उस टाइम पे एम्ब्रायो जो है वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, जिसके वजह से एम्ब्रायो धीरे 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 डेवलप होता है, सीड में डेवलप होता है। कभी कभार एम्ब्रायो जो है पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, अपने डेवलपमेंट में कभी कभार एम्ब्रायो जो है पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज कर लेता है। उसका एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट, जिस केस में पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज हो जा रहा है सीड के मैच्योरेशन में। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, कभी क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। एम्ब्रायो जो है वो एंडोस्पर्म को यूज कर रहा है, एंडोस्पर्म को यूज कर रहा है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा खाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाता है और बहुत सारा एंडोस्पर्म बच जाता है। तो वो जो एंडोस्पर्म जो है ना, वो जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो एंडोस्पर्म तब भी प्रेजेंट होता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करवाता है। मतलब एम्ब्रायो स्टेज में ही एंडोस्पर्म खत्म नहीं हुआ है, वो एंडोस्पर्म जो है वो सीड के भी जर्मिनेशन में हेल्प कराता है आगे। ठीक है, so such an endosperm, such a case in which the endosperm is not completely utilized by the embryo, that is known as, that example is castor and coconut. जब एम्ब्रायो पूरे एंडोस्पर्म को एक साथ नहीं खाता है और सीड जर्मिनेशन तक धीरे धीरे एंडोस्पर्म खा रहा है, धीरे धीरे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल है कैस्टर एंड कोकोनट। तो कैस्टर एंड कोकोनट के सीड में आपको बाद के स्टेजेस में भी एंडोस्पर्म नजर आएगा। कोकोनट का एग्जांपल देख लो, कोकोनट में हम लोग एक्चुअल में जो खाते हैं, जो कोकोनट जो मार्केट से लेकर आते हैं, वो क्या है? वो सीड है। ठीक है, वो सीड है, पर उसमें एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। हाँ मैम प्रेजेंट है। तो एंडोस्पर्म तो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। तो कोकोनट और कैस्टर एक और सीड होता है जिससे कि ऑयल हम लोग निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं जिससे, कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर और कोकोनट ये दोनों जो है, दीज आर, दे विल हैव एंडोस्पर्म इन देयर सीड अंटिल द वेरी एंड। जब तक ये न्यू सीड जो है ये जर्मिनेट होके न्यू प्लांट ना बना ले, तब तक एंडोस्पर्म इनमें परसिस्ट करता है। मैम कैस्टर फल होता है। कैस्टर, कैस्टर एग्जैक्टली हमको कैस्टर बस पता है कि कैस्टर सीड होता है जिससे कि ऑयल निकाला जाता है, कैस्टर ऑयल। ठीक है, किसी फ्रूट के अंदर खाने ही वाला होता है, ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल इज गुड फॉर स्किन एंड हेयर। कैस्टर ऑयल मेनली हेयर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोवर्शियल है थोड़ा कैस्टर ऑयल, कहीं कहीं बोलते हैं कि इट शुड नॉट बी यूज्ड। कैस्टर ऑयल खाने के लिए तो शायद नहीं यूज करते हैं, या खाने के लिए भी करते होंगे, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कैस्टर ऑयल। कोकोनट का ऑयल भी तो यूज करते हैं ना हम लोग। कोकोनट ऑयल खाना बनाने में यूज होता है, ग्राउंडनट ऑयल भी खाना बनाने में यूज होता है। ग्राउंडनट ऑयल भी आता है मार्केट में, अवेलेबल होता है, वो भी खाना बनाने में यूज होता है। ठीक है, कैस्टर ऑयल इज मेनली यूज फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पर खाना बनाने में यूज होता है या नहीं उसका आइडिया नहीं है, होता भी होगा तो हमको आइडिया नहीं है। ठीक है, ओके ओके, मैम। ओके मैम। ठीक है, ये समझ में आया ये पार्ट? इसमें कोई दिक्कत, कोई ma'am. कंफ्यूजन? नो मैम। चलो आगे बढ़े फिर। यस मैम। हो गया सभी का लिखना? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो,
एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में लिखो, it develops at the micropylar end. It develops at the micropylar end. Micropylar end पे डेवलप क्यों हो रहा है? सिंगेट सेल्स वहीं पर है, मतलब एक सेल भी वहीं पर रहता है। यस यस, एग सेल जो था वो माइक्रोपाइलर एंड पे था, तो फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइलर एंड पे हुआ, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड पे होगा। ठीक है, ओके। तो इट डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, zygote gives rise to, zygote gives rise to, zygote gives rise to pro-embryo. Zygote gives rise to pro-embryo, pro-embryo, and then globular, सीक्वेंस मत चेंज करना, सीक्वेंस ये रखना, समझाते हैं क्यों बोल रहे हैं। ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड, ग्लोब्यूलर कॉमा हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रायो। एंड मैच्योर एम्ब्रायो। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एम्ब्रायोजेनी? सिंपल सा है, एक लाइन का आंसर है, हम लिखवा रहे हैं। व्हाट इज एम्ब्रायोजेनी? आंसर में लिखो, stages of embryo development is known as embryogeny. Stages of embryo development is known as embryogeny. Stages of embryo development is known as embryogeny. ठीक है, stages of embryo development is known as embryogeny. चलो टर्न टू पेज नंबर 34। अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 खोलो और फिगर 2.13 को देखो। पेज नंबर 34 फिगर 3.14। मैम इसमें तो 2.214 दिया हुआ है। अरे 34 खोले बोल रही है मैम, हम 35 में देखते हैं। पेज नंबर 34 पे कोई डायग्राम नजर आ रहा है? हाँ 2.13 मैम, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक शोइंग zygote उसी डायग्राम को देखो। ठीक है, उसी डायग्राम को देखो। ओके, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। पहला जो डायग्राम है उसमें देखो, इस तरह से एम्ब्रायो सैक बना हुआ है ना, एम्ब्रायो सैक बना हुआ है, सिनर्जिड सेल्स है, एग सेल है, एग सेल से जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ पे जाइगोट मेंशन्ड है ना, यहाँ पे जाइगोट मेंशन्ड है। ठीक है, एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट बन गया है। सेंट्रल सेल में भी फ्यूजन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बन गया है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है 3N। मैम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसे बनेगा मैम? ये तो न्यूक्लियस बनेगा ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले प्रेजेंट था ना, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म
ये जो पूरा सेल होता है इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। लेकिन मैम यहाँ पे तो वही लिखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखा है 3N। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी 3N होता है। ओह अच्छा, दोनों मैम साथ ही देखो ना प्रेजेंट रहते हैं। पैराग्राफ में देखो ना लिखा हुआ है द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओ मतलब दोनों साथ में प्रेजेंट रहता है ना मैम। हाँ सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही है ना, तो प्राइमरी हाँ, एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। yes, मैम। और मैम यहाँ जो डीजेनरेटिंग हाँ वो बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। चलाजल एंड पे क्या प्रेजेंट था? मैम एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल प्रेजेंट था। तो किस किस कौन कौन सा सेल काम आया, कौन कौन सा सेल काम आया? एक सेल, एग सेल काम आया, एग एग सेल और सेल काम पोलर आया और न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई काम आया। सिनर्जिड सेल का क्या हुआ? सिनर्जिड सेल में जो फिलीफॉर्म अपैरेटस था वो गाइड किया गैमेट्स को, गैमीट को पोलन अंदर आने के लिए, है ना। पर उसके अलावा तो सिनर्जिड सेल में कुछ नहीं हुआ। तो सिनर्जिड सेल क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिमिलरली एंटीपोडल सेल्स क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा है, तो ये रह के क्या करेगा? तो एंटीपोडल सेल्स भी डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, सिनर्जिड सेल्स डीजेनरेट हो जाता है और एंटीपोडल सेल्स भी डीजेनरेट होता है। फाइनली हमारे पास जाइगोट बचता है, जाइगोट बचता है और जाइगोट के अंदर में एंडोस्पर्म बचता है। ठीक है, जाइगोट बचा और जाइगोट के अंदर में एंडोस्पर्म बचा। अब ये जाइगोट जो है इसमें डिवीजन होना स्टार्ट होता है। जाइगोट में डिवीजन होगा तभी तो पूरा का पूरा न्यू सीड बन पाएगा ना, मैच्योर सीड बन पाएगा। तो जाइगोट में डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो बनाता है। एम्ब्रायो में पहला स्टेज जो आता है वो है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो क्यों? क्योंकि एम्ब्रायो का जो शेप है वो राउंड होता है, इसीलिए ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का नीचे के पार्ट को अगर देखोगे एम्ब्रायो के तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ग्लोब्यूल लाइक, ग्लोब लाइक, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यस मैम, नीचे ग्लोबुलर हाँ, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के नीचे वाले पार्ट को देखो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। फिर ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो जो है ये फर्दर डेवलप होता है और हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बनाता है। मैम ये कहाँ से, एक सेकंड फिर से बताइए ना, ये समझ नहीं आ रहा, सांप जैसे दिख रहा है। कहाँ पे ऐसा दिख रहा है? ये जो आप बना रही है ना ग्लोबुलर एम्ब्रायो, उसका मतलब बहुत किससे बना है ये बताइए ना। जाइगोट से बना है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ और डेवलपमेंट हुआ और ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बना। ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो से फर्दर डेवलपमेंट होके हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बनता है। तो आप तो मैम सर्कल बनाइए यहाँ पे, बहुत सारे दिए हैं। पूरा वहां पे पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, हम सिर्फ सर्कल बनाए हैं। ठीक है, चलो बना देते हैं। एनसीईआरटी में जैसे कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, यस मैम। कुछ इस हाँ तरह से है स्नेक। ना। यस ठीक मैम। है, तो हम बस ये बता रहे थे कि इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोअर पार्ट जो है वो ग्लोब शेप्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। उसमें जो एम्ब्रायो का शेप है वो हार्ट शेप्ड होता है। ठीक है, ऊपर में ऐसे सेल्स अरेंज्ड होगा, पर नीचे वाले पोर्शन को देखो, हार्ट शेप नजर आ रहा है, इन्वर्टेड हार्ट शेप नजर आ रहा है। यस मैम। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। ओके, इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है दैट डेवलपमेंट इज इनटू द सीड। सीड में फर्दर डेवलप होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में देखो आपको नजर आएगा कि रेडिकल का फॉर्मेशन होने लगा है, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होने लगा है, कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होने लगा है। दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये बस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, ये बस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि सबसे पहले प्राइमरी सबसे पहले जाइगोट प्रेजेंट है, जाइगोट से ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो के बाद क्या बना? मैच्योर एम्ब्रायो बन रहा है। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रायो विल फर्दर बी फॉर्मिंग सीड। ओके,
ठीक है, समझ रहे हो? समझ Yes, रहे ma'am. हो? यस मैम। रिपीट करना है कुछ? नो मैम। ओके। मैम हार्ट शेप के बाद बताइए। हार्ट शेप्ड कुछ नहीं है दीक्षा, बस एम्ब्रायो का नहीं शेप मैम, चेंज हार्ट हो रहा शेप है। के बाद। हार्ट शेप के बाद मेच्योर एम्ब्रायो, चलो लिख देते हैं। हार्ट शेप के बाद मेच्योर एम्ब्रायो बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रायो के बाद मेच्योर एम्ब्रायो बनेगा। और मेच्योर एम्ब्रायो में अगर देखो अपने डायग्राम में, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, तो मेच्योर एम्ब्रायो में रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन, इन सब का डेवलपमेंट होने लगा है। ये मेच्योर एम्ब्रायो फर्दर डेवलप हो करके सीड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है? यस मैम। मैम ये थोड़ा बनाने भी देंगी हम लोग हाँ, को? बना लो बना लो। थोड़ा ऊपर करिए ना। हाँ, रुको। वैसे एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा डायग्राम बना हुआ है, पर ठीक है, बना लो। थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? यस मैम, रुकिए ना। मैम ऊपर क्या था? उधर उधर जायगोट के ऊपर जाइगोट के ऊपर कुछ नहीं है। नहीं है। ये सिनर्जिड सेल डीजेनरेट एक साथ लिखे थे हम, और एंटीपोडल डीजेनरेट। डीजेनरेट अलग कलर से लिखे थे बस, क्योंकि समझ में आए कि क्या हो रहा है उसके साथ, इसलिए बस हाईलाइट करने के लिए अलग कलर से लिखे थे उसको। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? चैप्टर 3 से कंटिन्यू करें या फिर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ना चाहोगे? चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन मैम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैम? नहीं पढ़ेंगे। नो मैम, नहीं पढ़ेंगे। नहीं मैम, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। पढ़ना तो है ही ना, क्यों पढ़ोगे ही नहीं? नहीं मैम नहीं पढ़ेंगे, नहीं मैम नहीं पढ़ेंगे, अगले साल नहीं नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है मैम, इसको लास्ट में। लास्ट, ऐसे लास्ट में तो नहीं पढ़ सकते ना, ये तो नहीं कर मैम, सकते। मॉलिक्यूलर के बाद, मॉलिक्यूलर के बाद। ठीक है, कोई और सजेशन किसी और का? मैम ठीक है मैम, मॉलिक्यूलर के बाद ही करवाइएगा। यस मैम, मॉलिक्यूलर ही पढ़ा दीजिए मैम। मॉलिक्यूलर ही पहले, ठीक है। यस मैम। थोड़ा मैम मुझे लगता है टाइम टेकिंग है थोड़ा सा चैप्टर 6। हाँ मैम, वो बहुत बेकार है मैम, खाली फर्टिलाइजेशन ही तो होता है उसमें, अरे और चैप्टर एम्ब्रायो को 6 का बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट। चैप्टर 3 तो अच्छा है, हाँ, को ज्यादा तो टाइम नहीं खराब है। लगेगा। ये बहुत नो मैम, इंटरेस्टिंग है, मतलब मॉलिक्यूलर वाला ही इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट कीजिए। हाँ, मॉलिक्यूलर ही मैम, हमको भी वही ठीक लग रहा है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैम वो बहुत डिफिकल्ट भी है ना, सुने हैं दीदी बोलती है बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, साक्षी काफी अच्छी थी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, एक्चुअली उसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता था। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि सिंपल बना पाए तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स थोड़ा लेंदी चैप्टर है, वो स्टार्ट होगा तो 1.5-2 महीने तक चलने वाला है। तो हाँ मैम, और उससे, और वो जो थर्ड चैप्टर वो कितने बट महीने मैम वो चलेगा? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। वो हाँ, बहुत ये बात इम्पोर्टेंट भी है, चैप्टर है। एक बहुत और चीज, इम्पोर्टेंट है। यूनिट 1 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में सिर्फ यूनिट 1 से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ मैम। 40 मैम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैम थर्ड चैप्टर के को कितना महीना लेगा?
नहीं थर्ड ये ज्यादा चैप्टर इतना महीना नहीं लेगा, वो छोटा ही है, वो बहुत हाँ, ज्यादा मैम करवा दीजिए मैम, फिर वो उसी को पहले करवा दीजिए, फिर आराम से हम लोग मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे। मैम क्योंकि चैप्टर 3 में ना इम्प्लांटेशन वगैरह कुछ कुछ है तो वो काफी इम्पोर्टेंट है, हाँ बोर्ड तो हाँ बेसिस पे भी। और चैप्टर यस 3 मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ चैप्टर 3 यस को मैम, आपको ऐसे जैसा टैबू ठीक लग मत रहा बनाओ। पढ़ा दीजिए। वही मैम मैम। इम्पोर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे 11th में, रेस्पिरेटरी यस सिस्टम पढ़े मैम। थे, यस मैम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यस बॉडी मैम। का एक सिस्टम है, इसमें क्या इतना टैबू है? क्या प्रॉब्लम है इसको पढ़ने में? नहीं मैम दिक्कत कर नहीं लेंगे। है। नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं मैम है। आपको जो ठीक लग रहा है वही स्टार्ट करा दीजिए मैम। हाँ मैम पढ़ना तो है ही, आज पढ़े या कभी और। चलो कुछ भी ठीक है, पढ़ा ही दी। हम देखते हैं क्या पढ़ाना है, ठीक है। पर ऐसे बिल्कुल तौबा तौबा मत करो कि मैम पढ़ेंगे नहीं, ये वाला नहीं आने वाला, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, ओके। हाँ मैम पढ़ेंगे मैम। हाँ मैम। भले ही शांत बैठ करके पढ़ लेना, बट पढ़ लेना, ओके। नहीं मैम शांत बैठ के तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, तुम तो शांति बैठ के पढ़ना दीक्षा, प्लीज, तुमसे तो ना मैम ना। स्पेशल। ओके चलो, ये लिख लिए? यस मैम। ओके, हो गया ना? आगे बढ़े फिर। यस Yes. मैम। चलो ओके। वैसे हम सोच रहे हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ही स्टार्ट करने का, खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इतना बड़ा सेगमेंट है ना कि वो खत्म हो जाता है तो लगता है कि अब तो 12th में सब कुछ खत्म हो गया, वैसा मतलब टीचर को वैसा फीलिंग आने लगता है। मैम हम बाकी लोग तो भी ऐसा लगता है वही रटने चाह वाला रहे हैं मैम। सब्जेक्ट है। क्या बोल रहे हो? मैम बाकी चैप्टर तो लगता है रटने वाला चैप्टर सब है। और मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स सब। के साथ एक फायदा है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अगर पढ़ के समझ गए ना, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ना अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो खुद से भी फ्रेम करके लिख सकते हो, मतलब अगर समझ में आ गया तो। यहाँ पे जैसे है ना कि एक एक टर्म को रटना पड़ रहा है, वहां पे कुछ कुछ एंजाइम्स याद करना पड़ता है बस, और स्टेप्स अगर समझ गए तो वहां पे रट्टा मारो कम है, ठीक है। वो जिन लोगों का जिन लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री, जो लोग थोड़े साइंटिफिक माइंड वाले होते हैं, उनको जेनेटिक्स में ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पूरा रट्टा रट्टा मारो है, पूरा रट्टा मारो है वो तो। यस मैम, इसीलिए हम लोग भी बोल रहे थे मैम वही चैप्टर आप स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है, हम देखते हैं। आई विल मैम ट्राई कि मैम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमको स्टार्ट करें, सबसे अच्छा लगा। ठीक है। मैम आपको पता, हमको जेनेटिक्स बिल्कुल आता ही नहीं था मैम, हमको बिल्कुल पसंद नहीं था मैम, जब से आप पढ़ाई ना उसके बाद हमको सब समझ में आ गया। ओके दीक्षा, ठीक है डन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे थे हम लोग? हाँ, मैच्योर एम्ब्रायोजेनेसिस हो चुका था। अब चलो अलग अलग पढ़ना है डाइकॉट एम्ब्रायो और मोनोकॉट एम्ब्रायो को, तो हेडिंग लगाओ डाइकॉट एम्ब्रायो, हेडिंग डालो डाइकॉट एम्ब्रायो। डाइकॉट सीड किसको बोलते हैं? जिसमें 2 कोटिलेडन्स दो हो। कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना है डाइकॉट सीड को। ठीक है, इसमें लिखो एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस and the two cotyledons, embryonal axis and the two cotyledons, embryonal axis and the two cotyledons are present. इसी में लिखो आगे, part of embryonal axis above the cotyledon, part of embryonal axis above the cotyledon is known as epicotyle, is known as epicotyle. ठीक है, आगे लिखो, epicotyle terminates into plumule, epicotyle terminates into plumule,
Epicotyle terminates into plumule. Which later makes the stem tip. Plumule, comma, which later makes the stem tip. Okay, आगे लिखो. Portion below the cotyledon, portion below the cotyledon, और part below, portion ही लिख लो, portion below the cotyledon is known as hypocotyle. hypocotyle. Good. Cotyledon is known as hypocotyle. Is known as hypocotyle. Which terminates into lower end. Which terminates into lower end. Known as radical. Which terminates into lower end, known as radical. Radical का spelling देख लो. CAL मत लिखना, केमिस्ट्री वाला radical नहीं है ये. Radical और root tip. Radical और root tip. Radical और root tip. Bracket में लिखो covered by root cap. ये लिखो, फिर हम डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं. हो गया आई गेस. मैम 2 मिनट. ठीक है. यस मैम हो गया. चलो, सभी का हो गया ना. यस मैम. Yes, ma'am. चने के सीड जैसा लग रहा है. हाँ मैम. मैम नीचे से रेडिकल निकल रहा है ना, और ऊपर से प्लूम्यूल. हाँ, यहाँ पे कहीं पे माइक्रोपाइल होता है. ठीक है, अभी देखो एम्ब्रायोनल एक्सिस, जो एक्सिस बीच से डिवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज द एम्ब्रायोनल एक्सिस. जो दो कॉटिलेडन्स को डिवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज द एम्ब्रायोनल एक्सिस. ओके, अपर पोर्शन जो है एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर जो कॉटिलेडन जा रहा है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे जो कॉटिलेडन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल. ऊपर मतलब एपी, नीचे मतलब हाइपो. ओके, एपिकोटाइल जो है इट विल टर्मिनेट इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज प्लूम्यूल, जो कि शूट सिस्टम बनाता है आगे.
और हाइपोकोटाइल विल टर्मिनेट इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, रूट सिस्टम बनाता है। और ये जो रेडिकल है, दिस रेडिकल इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। रूट कैप। रेडिकल इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। ठीक है, तो समझ में आया हाइपोकोटाइल कहाँ है, मैम ये एपिकोटाइल कैप कहाँ है? क्यों होता है? रूट कैप क्यों होता है? क्या? रूट कैप क्यों होता है? रूट कैप क्यों होता है? क्योंकि रेडिकल सॉइल में ग्रो करता है ना। सॉइल तो सॉलिड होता है, सॉलिड सरफेस है, तो रेडिकल अगर रूट कैप नहीं होगा तो रेडिकल तो टूट जाएगा ना, क्योंकि वो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है, नीचे की मैम तरफ उसको प्रोटेक्ट करता है ना। प्रोटेक्शन के लिए होता है रूट कैप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मोनोकोटिलिडन या मोनोकॉट सीड। देखो, अगर डाइकॉट सीड से रिलेटेड क्वेश्चन आया या डाइकॉट एम्ब्रायो से, और अगर ये डायग्राम बना दोगे तो थोड़ा टीचर को खुशी मिलता है। मैम और एपिकोटाइल से थोड़ा ऊपर दिखाइए ना, क्या लिखा हुआ है एपिकोटाइल के ऊपर? म्यू लिखा हुआ है। ओके मैम। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। मतलब कि मैम एग्जाम में डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम भी बनाएंगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। टाइम बच रहा हो ना एग्जाम में, अगर टाइम मतलब अगर टाइम बच रहा हो, अगर समझ रहे हो कि टाइम बच रहा है, पेपर कंप्लीट कर पाओगे, तो कहीं कहीं अगर छोटा छोटा रफ डायग्राम्स बनाते जाओ ना, तो वो आपके लिए बोनस का ही काम करता है। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हमेशा अगर रफ डायग्राम बना रहे हो, छोटा छोटा साइड में छोटा सा भी डायग्राम बना दोगे और एक दो पॉइंट्स अगर लेबल कर दोगे, तो उससे फायदा ही होता है हमेशा। और ये अभी के लिए ही नहीं, आगे कहीं भी, सिंस आप लोग किसी भी स्ट्रीम में जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली बायो स्ट्रीम में ही जाओगे, कुछ भी करो आगे यहाँ से, तो वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड होगा, मतलब मोस्टली बायोलॉजी से ही रिलेटेड होने का चांसेस है। तो बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम में आपको डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यस मैम। ओके। चलो, मोनोकॉट सीड्स में लिखो one cotyledon only, one cotyledon only। मोनोकॉट सीड का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली, ओके। तो ग्रास फैमिली कॉमा कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। मोनोकॉट्स में जो कॉटिलिडन होता है, जो सिंगल कॉटिलिडन होता है, उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम स्पेलिंग देख लो, स्क्यूटेलम। Cotyledon is called scutellum, and it is situated along the lateral side of embryonal axis. And it is situated along the lateral side of embryonal axis. Lateral side of embryonal axis. On lower end of the embryonal axis. On lower, at lower end likho. At lower end of the embryonal axis. At lower end of the embryonal axis, at lower end of the embryonal axis,
radical and root cap is present. Radical and root cap. Radical and root cap is present. Radical and root cap is present in an undifferentiated sheath called sheath मतलब कवरिंग होता है, sheath called कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल को अंडरलाइन करो. कोलियोप्टाइल. एक सेकंड, रेडिकल लिखवाया है ना? सॉरी, रेडिकल में कोलियोराइजर. यस मैम. सॉरी, मेरे दिमाग में म्यूल चल रहा था. कोलियोराइजर. फिर तुम क्यों आ गया? मच्छर काटा तो तुमको, इसलिए तुम आई थी. यार लगा देना. दीक्षा, माइक ऑन. दीक्षा ओ सॉरी मैम. माइक ऑफ कर लो दीक्षा. ठीक है, कोलियोराइजर. आगे लिखो, पोर्शन अबव द स्क्यूटलम. Portion above the scutellum. Portion above the scutellum is epicotyle. Which has a shoot apex and which has a shoot apex and which has a shoot apex and leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called coleoptile. एक सेकेंड बस रुकना, एक डायग्राम डाउनलोड करने दो हमको मोनोकॉट सीट का. जस्ट अ मिनट, हमारे साथ बने रहें.
हुआ, आया, नजर आ रहा यस है ना? मैम। ठीक है, यस मैम। तो इस डायग्राम को देखकर समझते हैं। एंडोस्पर्म देख रहे हो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एंडोस्पर्म, है ना? कॉटिलिडन के नाम पे यहाँ पे स्क्यूटेलम प्रेजेंट है, कॉटिलिडन को यहाँ पे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। कॉटिलिडन का अपर रीजन जो है, जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, वो होता है कोलियोप्टाइल, और कोलियोप्टाइल जो है वो उसके अंदर कवर्ड है हमारा प्लूम्यूल। सिमिलरली जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है दैट इज द कोलियोराइजा, और कोलियोराइजा के साथ है रेडिकल। ओके, मोनोकॉट सीड में मोस्टली एल्यूरॉन लेयर प्रेजेंट होता है। एल्यूरॉन लेयर इज नथिंग बट अ प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन लेयर होता है एल्यूरॉन लेयर। सीड कोट और फ्रूट वॉल बाहर की तरफ प्रेजेंट है। स्क्यूटेलम देख रहे हो, कोलियोप्टाइल देख रहे हो, प्लूम्यूल देख रहे हो, रेडिकल समझ में आ रहा है, कोलियोराइजा समझ में आ रहा है। कोलियोराइजा इज अनडिफरेंशिएटेड शीथ, ये शीथ मतलब कवरिंग है। कोलियोराइजा क्या है? अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग होता है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब सेल्स को उनका काम नहीं बताया गया है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, मतलब ये नहीं पता कि पैरेन्काइमेटस है, स्क्लेरेन्काइमेटस है, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है अभी। और वो जो है उनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, रेडिकल नीचे ग्रो करेगा तो रेडिकल को प्रोटेक्ट करना। सिमिलरली प्लूम्यूल जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है कोलियोप्टाइल विच इज अ फोलियर स्ट्रक्चर। फोलियर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोलियोप्टाइल इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से ग्रो करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए लीफ को हम लोग फोलियज बोलते हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज फोलियर स्ट्रक्चर, और उस फोलियर स्ट्रक्चर के साथ में प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। ओके, ठीक है, यस मैम। और कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका मोनोकॉट सीड। ओके, मोनोकॉट सीड, इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो थोड़ा सा और कुछ है जो लिख लो, लिखने का ही है मेनली बस, फिर आगे जो है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैम ये वाला फिर से समझा दीजिए ना मैम प्लीज। ये अच्छा, कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन दिख रहा है, सिंगल कॉटिलिडन है, ये है कॉटिलिडन जिसको कि हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं। मैम ये राइस का है ना? ये राइस का नहीं है, ये मेज है। ओ मेज, यस मैम। ठीक है, ये स्क्यूटेलम है, सिंगल कॉटिलिडन है जिसको कि हम लोग स्क्यूटेलम बोलते हैं, सिंगल कॉटिलिडन को। उसके कॉटिलिडन में अपर पार्ट जो होता है, जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, दैट इज प्लूम्यूल, एंड प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा फोलियर स्ट्रक्चर, फोलियर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कोलियोप्टाइल, और कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को कवर कर रहा होता है। रेडिकल जो है वो नीचे ग्रो करता है, रूट फॉर्म करना है उसको, नीचे की तरफ फॉर्म ग्रो करेगा, और रेडिकल को कवर करने के लिए हमारे पास कोलियोराइजा होता है। ठीक है, कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसमें अभी अनडिफरेंशिएटेड ही था ना? हाँ, अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब कि इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है, इसमें सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है, कौन से सेल्स है, इनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ रहता है, और ये रेडिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एल्यूरोन लेयर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि प्रोटीन का बना होता है, और साथ में एल्यूरोन लेयर के जस्ट बाहर में सीड कोट या फ्रूट वॉल प्रेजेंट होता है। सीड के बाहर में एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होता है, सीड का एक आउटर लेयर एल्यूरोन लेयर है, और उसके बाहर में सीड कोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है बस स्क्यूटेलम पे, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोलियोराइजा पे, क्योंकि ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं ये मेनली आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें हम पढ़ते हैं, ये उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, यस मैम। सीड के लिए लिखो, सीड डैश दे के लिखो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। Seed is the final product of
sexual reproduction. Seed is the final product of sexual reproduction. Seed is the final product of sexual reproduction. Main components of seed. Seed coats, seed coats, seed coats. ठीक है, मेन कंपोनेंट में एक होगा सीड कोट्स, दूसरा होगा कॉटिलेडन्स और तीसरा होगा एम्ब्रायोनल एक्सिस। कॉटिलेडन्स में ही आपका प्लूम्यूल, रेडिकल और ये सब आ जाएगा, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा। डन? मैम 1 मिनट। डन मैम। ओके, चलो we'll keep it till here for today. आज यहीं तक रखेंगे। कल के क्लास में जो बचा हुआ सेगमेंट है, एम्ब्रायो हो चुका है हमारा, सीड ही बच रहा है, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड, और मतलब लगभग 2 पेज का चैप्टर बचता है, तो वो कल के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके, सो we'll keep it till here for today. सैटरडे को इसी चैप्टर का टेस्ट है ना आपका? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है ना टेस्ट में? मैम चैप्टर 1 चैप्टर 2 और मैम वो भी जो आप यूट्यूब पे करवा रही है ना, हार्मोनल हाँ मैम वाला। वो भी एंडोक्राइन भी आ रहा है। इंटीग्रेशन ma'am. वाला भी सब। यस मैम। ठीक है, आज 7 बजे से क्लास है, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। ठीक है, यस मैम, वो चैप्टर Okay. मजा आ रहा है Yes. आपसे पढ़ने में, अपने से कुछ समझ नहीं आया था। चलो ठीक है, ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं फिर से। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू Thank you, एट ma'am. 7। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।